अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस प्रोग्राम के लिए बैठे हैं तो यकीनी तौर पे अब चौथा दिन है आज ईद उल अज़हा की, और हमारे अपने शरअ के हिसाब से कि 4 दिन तक जो है कुर्बानियाँ चलती रहती हैं। तो आज भी बरोज़ हफ्ते के दिन कुर्बानियों का एक सिलसिला जारी था। गो के पहले दूसरे दिन के मुकाबले में तीसरे चौथे दिन कुर्बानी हमारे यहाँ थोड़ी सी जो है वो कम होती हैं, लेकिन फिर भी ये लाखों की तादाद, हज़ारों की तादाद में होती हैं। नेचुरली बात यह है कि कुर्बानी ईद उल अज़हा जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत इब्राहिमी है, और ईसार और कुर्बानी की जो एक सबक है उसे हम तजदीद कभी करते हैं, और हर साल पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो इस सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। गो कि अल्लाह ये कहता है कि हमें ना तो गोश्त पहुँचता है ना खून, बल्कि आपका तक़वा पहुँचता है। तो हमारे यहाँ नेचुरली जो कुर्बानी अब आहिस्ता आहिस्ता जदीद दौर की तरफ हम जा रहे हैं, या कुर्ब क़यामत के करीब जा रहे हैं, तो हम इतने ज़्यादा नमूद नुमाइश के आदी हो चुके हैं कि हमारी कुर्बानियाँ भी जो हैं वो अपनी हैसियत को दिखाने का एक ज़रिया बनती हैं। अब इसकी वजह से जो साहब इस्तात लोग जो भी करते हैं, जो इस्तात नहीं रखते, वो भी एक एहसास कमतरी का में मुब्तला होते हैं, और वो भी किसी न किसी तरह कर्ज हासिल करके या किसी न किसी तरह करके वो जानवर खरीद के लेकर आते हैं और कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के एक मजहबी फरीज़ा तो है, लेकिन अगर हम आज की दुनिया में देखें तो ये कुर्बानी का अमल मजहबी शोबे के साथ साथ जो है ये एक मईशत की फ़रोग का भी एक ज़रिया बन गया है। मिसाल के तौर पे हम जब जानवर जो भी लेते हैं, उसकी ख़रीद फ़रोख्त में एक मईशत का पहिया घूमता है, एक कारोबार होता है। जो लोग सालों साल जानवर को पालते हैं, पालने के बाद वो फिर कुर्बानी में लाके उसे, बकरीद में लाके उसे फ़रोख्त करते हैं, मुनाफा कमाते हैं। तो ये एक सिलसिला चलता रहता है। ये भी मईशत को फ़रोग़ देने का एक ज़रिया बनता है, एक पहिया चल रहा होता है। उसके बाद जब ये कुर्बान हो जाते हैं, जब ये जानवर कुर्बान हो जाते हैं अल्लाह की राह में, तो उसके बाद इनका गोश्त जो है वो यकीनी तौर पर जितने भी मुस्तहीक़ीन हैं, जो इस्तात नहीं रखते कुर्बानी का, उन तक उनका गोश्त तो पहुंचता है। ये अलग सवाब का काम है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि मईशत का पहिया भी घूमता है। फिर इसके जो खाल है, इसकी खाल का फिर उसके बाद एक कारोबार होता है। खाल को कलेक्ट किया जाता है। मुख्तलिफ NGOs जो फलाई इदारे हैं, रफ़ाई इदारे हैं, वो इन्हें कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद फिर इस खाल को प्रोसेस करके फिर इसे फ़रोख्त किया जाता है। फिर इसी खाल से मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनते हैं, जिसे हम कहते हैं वैल्यूडेड होती हैं ये खाल। मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनती हैं, और प्रोडक्ट बनने के बाद वो मुल्क से बाहर जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं, या अंदरूनी मुल्क भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके इस्तेमाल की जाती है। तो लिहाजा ये पूरा अमल सुन्नत इब्राहीम अगर हम देखें तो मजहबी के साथ साथ शरई तौर पे जो ये एक वाजिब तो है, लेकिन उसके साथ साथ हम मईशत को भी फ़रोग़ देते हैं। किसी मुल्क की मईशत में अगर आज हम पाकिस्तान में देखें तो हमारी मईशत में 2-3 चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि एक टेक्सटाइल है, दूसरी चावल है, जिसे आपके गन्ना रख लें, और चौथे तौर पर हम आ जाते हैं तो हमारी लेदर जो इंडस्ट्री है, टैनरीज की इंडस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा जो है वो माजी तक जो है बहुत ज़्यादा उसमें एक वर्थ थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब दुनिया तरक्की करती गई तो अब वही चीज़ें जो है, बहुत सारी खाल जो है, बहुत सारी लेदर जो है हम इंपोर्ट भी करने लगे, जबकि हम उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर। लिहाजा आज जब कुर्बानी का अमल मुकम्मल हो गया, चौथा दिन कंप्लीट हो चुका है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये देखें कि अल्लाह ताला ने जिनको जिनको कुर्बानी के नसीब किया वो खुश नसीब लोग थे। लेकिन उसके साथ साथ जो कुर्बानी होने के बाद उसकी खालों के कलेक्शन हुई, उस कलेक्शन के बाद जब वो खालों की प्रोसेस होगी, प्रोसेस करने के बाद वो खालें जब मईशत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनेंगे, या एक्सपोर्ट होगा या मुल्क में इस्तेमाल होगा, तो इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और आज हमने अपने इस स्टूडियो में उन फलाही और रफ़ाई इदारों के नुमाइंदों को भी बुलाया है, प्लस टैनरीज एसोसिएशन जो कि इन खालों को तमाम की तमाम लेकर प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद फिर इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो टैनरीज एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी हमने यहाँ पर मदऊ किया है, और आज हम कोशिश करेंगे कि जो खालें हैं, कुर्बानी की खालें, इनके प्रोसेस के हवाले से हम बात करेंगे कि जानवर के कुर्बान हो जाने के बाद इन खालों का क्या होता है, कैसे उसे कलेक्ट करते हैं, और फिर इसे वैल्यूएडेड किस तरह करते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो आज स्टूडियो में जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस मेरे प्रोग्राम को जीनत बख्शा है, उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं, और तारुफ करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो आज मेरे पहले मेहमान है रेयान मोहम्मद साहब,
जो कि सेक्रेटरी है पाकिस्तान टेनरीज एसोसिएशन सिंध जोन के। थैंक यू इमरान साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, मेरे दूसरे मेहमान है जनाब सरफराज शेख साहब। सरफराज शेख साहब जो हैं ये हेड ऑफ द अल खिदमत कुर्बानी प्रोजेक्ट के हेड हैं और सीनियर मैनेजर भी है शोबा कम्युनिटी सर्विसेज के। थैंक यू सरफराज शेख साहब। और कभी मेरे तीसरे मेहमान है जनाब इंजीनियर मलिक अब्दुल गफ्फार सईदी साहब, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। आप तीनों हज़रात का यहाँ शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। तो सबसे पहले मैं रेहान साहब की तरफ ही चलूँगा। रेहान साहब, आप टेनरीज एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध जोन से, और सेक्रेटरी भी हैं, और सेक्रेटरी बड़ी पावरफुल चीज़ होती है, एक चेयरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ सेक्रेटरी होती है। मुझे ये बताइए कि टेनरीज एसोसिएशन की क्या किरदार है जब कुर्बानी होती है, उसके बाद जानवर कुर्बान होते हैं, फिर उसके बाद खालों का मतलब ये कलेक्शन होती है जो कि फलाई और रफाई इदारे करते हैं, उसके बाद क्या किरदार होता है टेनरीज एसोसिएशन का? सर सबसे पहले तो जब ये खाले जमा होती हैं, कुर्बानी एक शख्स कुर्बानी करता है, जैसे अभी आपने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर ना सिर्फ एक मजहबी बल्कि एक वसी माशी सरगर्मी। जी बिल्कुल, ठीक है जी। इसके अंदर जो है मवेशी पालने वाले से लेके, चारे वाले से लेके, ट्रांसपोर्टर से लेके, इन सब का एक सिस्टम चल रहा होता है ये। अच्छा, कुर्बानी होने के बाद ये खाले इदारे के पास से हमारे पास आती हैं, तो इस पर सबसे पहले तो नमक लगाया जाता है इसको सस्टेन करने के लिए। अच्छा, नमक लगने के बाद ये तकरीबन 8-9 घंटे के बाद इसको हम ड्रम में डाल देते हैं नमक को फ्लश आउट करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर केमिकल डाला जाता है ताकि जो है इसको बाल वाल ये सारी चीज़ें इसको रिमूव किया जाए, इसको वैल्यू एडेड बनाया जाए। सही। उसके बाद जो है अपना इसको क्रश करके सेमी वेज कह लें या उसको वेट ब्लू के प्रोसेस पे लेकर आके इसको रख दिया जाता है। अच्छा, इस प्रोसेस पे ला के एक खाल को हम तकरीबन 2 साल 3 साल तक रख सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, वेट ब्लू प्रोसेस के बाद। ठीक है। तो नहीं, तो मतलब ये खाल जो आप आते हैं इसको प्रोसेस करते हैं, आपने सारी चीज़ें बताई, तो फिर इसे जो आप महफूज करते हैं जी, इसे जब महफूज करते हैं तो वो खाल जो है उसकी अपनी इफादत क्या होती है, क्या मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं सर? मुख्तलिफ जानवरों के हिसाब से। सब मुख्तलिफ जानवरों के हिसाब से ये कहने कि अगर लेदर जैकेट की आप बात करें तो वो शीप की स्किन के ऊपर बहुत टॉप क्वालिटी की बनती है। ठीक है। दुम्बे की। आपका जो है गाय की खाल के ऊपर आपका पोस्ट्री होता है, आपके सोफे के कवर और ये सारी चीजें उसके ऊपर आ गई। तो रेक्सिन और इसमें क्या फर्क है सर? रेक्सिन और ये आर्टिफिशियल वो है, इसलिए कि सोफे वगैरह तो हम रेक्सिन पे बनता है। वो जो बेचने वाला है या एक होता है फोम, लेदर फोम, सिंथेटिक फोम कहते हैं, सिंथेटिक फोम, पॉलिएस्टर कहते हैं, उस तरीके से। तो वो सस्टेनेबल नहीं है सर। लेदर की पहचान, जेन्युइन लेदर, आप उसको आग दिखाएंगे वो फायर नहीं पकड़ेगा। अच्छा, सिंथेटिक जो भी केमिकल बेस्ड चीज होगी उसको आप जैसे फ्लेम देंगे तो वो फ्लेमेबल आइटम है, वो फौरन आग पकड़ लेगा सर। तो मतलब ये है कि इसकी कॉस्ट वगैरह, सबसे पहले कॉस्ट से पहले मुझे आज ये बता दीजिए आपकी अपने में तादाद क्या है, इस मरतबा कितनी खालें आई हैं आपके गाय की, बकरे की? ओवरऑल अगर एक अप्रोक्सीमेटली हमने जो एक आइडिया लगाया है तो वो तकरीबन 27 लाख के करीब ओवरऑल गाय की सिर्फ गाय की मैं बात कर रहा हूँ 27 लाख के करीब, 2.75 मिलियन। बकरे की जो है वो 4.20 मिलियन के करीब है सर। ठीक है। शीप दुम्बा जो है वो तकरीबन 0.5 मिलियन, 5 लाख के करीब है। और ऊंट की एक छोटी सी तादाद होती है तकरीबन 15-20 हजार 25 हजार के करीब। तो ये तकरीबन जो है ये कह लें कि 4 2 6 इस तरीके से ये हुई है। और टोटल जो इसकी नेट वर्थ जो है तो ओवरऑल वो 8.67 बिलियन के करीब है। 8.67 बिलियन की मालियत की खाले। अच्छा, 8 बिलियन डॉलर और रुपीस PKR। तो मतलब ये कि ये आपने सिर्फ काऊ की बताई ना? नहीं सर, काऊ नहीं, मैंने आपको कहा 2.75 मिलियन गाय। ये तो आगे ना 27 लाख गाय आ गई। बकरे नहीं, आप जो 8.6 अरब रुपए बता रहे हैं ये टोटल चारों का टोटल बता रहे हैं, चारों का टोटल बता रहा हूं। अच्छा, गाय की एक खाल कितने की आती है सर? 2000 रुपए की एक खाल से मुराद ये है कि डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे। अब सर्दियों के अंदर जैसे आज से आप तकरीबन 8-9 साल पीछे चले जाएं तो गाय की खाल का रेट 5000, 5500, 6000 रुपए तक था। सीजन सर्दियों का था, प्रोक्योर करना आसान था, संभालना आसान था, इदारे वालों के लिए भी आसान था। अब जैसे जैसे हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं तो हम रेट ही जो है वो उसको संभाल नहीं पाते। अच्छा। उस वजह से जो है इसका रेट नीचे आया हुआ है।
जैसे इंशाल्लाह आप कुर्बानियाँ सर्दियों के दिनों में आएंगी, ये रेट इसका रेट अप हो जाएगा इसका सर। अच्छे से बकरे का सर बकरा जो है वो 550-600 रुपये बस। और शीप सर, शीप जो है वो 100 रुपये। इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 100 रुपये? 100 रुपये सर, इसलिए कि गर्मी है ना सर जी। अच्छा, इसके अलावा ऊँट वगैरह के? सर ऊँट जो है वो 1500, 1800, 2000। लेकिन ये डिपेंड करता ज़्यादा है होना चाहिए सर। कैमल का ज़्यादा इसलिए कि हमारे यहाँ वो है नहीं ना सर, रुझान नहीं है इसलिए कि अक्सर जो लेडीज़ की पर्स वगैरह ये वो सारी सर। वो लेडीज़ के पर्स तो आप उस अकाउंट से भी बना ले। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं, इसके बाद ये कहाँ भेजते हैं आप? सर वर्ल्ड वाइड है ये पूरी। आप रॉ मटेरियल भेजते हैं सर? हम फिनिश करके फिनिश लेदर भी एक्सपोर्ट होता है। कुछ हमारे कंपनियां हैं, कुछ मेंबर्स हैं जो इसका एंड प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। तो इस दफ़ा जो है आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन 27 लाख गाय और तमाम कर लें तो 27 से 4 31 और 5 36 37 लाख, 37-38 लाख के करीब। 37-38 लाख टोटल आपके पास खा लाई है टोटल आज चौथे दिन मिलाकर? सर चौथे दिन मिला के आज का ये कह लें कि तो पिछले साल के मुकाबले में कितना कुछ है, ज्यादा है कम है? सर बड़ा है, कुछ परसेंटेज बढ़ी है इसकी, 5 से 10% तकरीबन, मोरलेस। पिछले साल ये कहने के तकरीबन 32-33 लाख के करीब का एवरेज था। इस दफा 41 लाख का करीब का है वो है। तो मतलब ये कि इस दफा 10% बढ़ा है जी। प्राइस भी 10% बढ़ा है। किस चीज का बढ़ा? गाय का बढ़ा, बकरे का बढ़ा? सर ओवरऑल मतलब कहने के कोई इसका वैसे एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकते, वो पता चल नहीं, मेरे ख्याल में अक्सर ये बता सकते हैं, इसलिए कि जी अपना सरफराज साहब माशाल्लाह आप लोग तो मतलब एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं और खिदमत जो है, और सिलानी है, आलमगीर है, दावत इस्लामी है, ये 3-4 ही हैं जो करते हैं। बाकी छोटे छोटे और भी लोग कलेक्ट करते हैं। एक ज़माना था कि खाल पर सियासत होती थी और गोलियां चलती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आप लोग सुकून के साथ खाल को जमा कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि इस दफ़ा इज्तिमाई कुर्बानी का, ये मेरा नज़रिया है, या आप बताएंगे सही, कि इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान ज़्यादा बढ़ा? जी बिल्कुल, आपका जो तज्जिया है वो बिल्कुल किसी हद तक ठीक भी है। इज्तिमाई कुर्बानी का जो रुझान बढ़ा है ये गुज़िश्ता कोई चंद सालों से हुआ है। उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं। अगर हम देखा जाए कि जो माशी फैक्टर है, जो लोगों के हालात हैं, और जिस तेज़ी से जानवरों के रेट में इजाफा हुआ है वो सबके सामने है। यानी आप समझें कि कोई गोश्त अगर मौजूद है तो कोई गुज़िश्ता 4-5 साल पहले वो 500-600 रुपये किलो होता था, तो आज वो बीफ जो है वो 1500-1600 रुपये केजी जो है वो गोश्त फरोख्त हो रहा है। जी बिल्कुल सही। और जो जितना बड़ा जंप इन दिनों में आया है उतना आज तक के नहीं आया। अच्छा, दूसरा हम जो कराची का जोग्राफियाई जो जायज़ा लें तो कराची के अंदर जिस तरीके से जो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, पोर्शन यहाँ पे बनते जा रहे हैं, तो लोगों को जानवर रखना संभालना ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से चैलेंज है, गलियों में लाके खड़ा कर देते हैं, ट्रैफिक गुजरने का जगह नहीं होती है, पड़ोसी तंग हो रहा है तो कोई मसला ही नहीं है, गंदगी वैसे फैली कहाँ है। वो तो हमारे लोग तो इतने लापरवाह हैं कि जहाँ चाहते हैं लाके बांध देते हैं। हाँ, यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं कि अगर इज्तिमाई कुर्बानियाँ ना हो तो जो थोड़ा बहुत रास्ता आपको मुझे घर से बाहर निकलने का मिलता है तो शायद वो भी ना हो। हाँ, तो ये बिल्कुल है कि इस बार बड़ा रुझान बढ़ा भी है। और आपने जो परसेंटेज की बात की है तो गाय के रेट में, गाय की खालों के में बड़ा इजाफा। कुर्बानी में कितना % इजाफा हुआ ये बताइए पहले। देखिए परसेंटेज वाइज देखा जाए कि हमने 10% हमारा इजाफा। पिछले साल भी तो आप मौजूद होंगे ना, पिछले साल भी आपने किया होगा, मौजूदा साल किया, तो आपको क्या मतलब है कि आप ये क्या समझते हैं कि गाय की कुर्बानी ज्यादा हुई, बकरे की कुर्बानी ज्यादा हुई? एक गाय की कुर्बानी गुज़िश्ता की निस्बत ज्यादा परसेंटेज वाइज तुम्हें ज़ाहिर अभी कैलकुलेशन होगी तो अंदाजा होगा। हाँ। देखिए कैलकुलेशन दो तरीके से देखते हैं। एक तो वो है कि जो हम खुद परफॉर्म करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस भी जो है वो दो तरह से होती है। एक तो इज्तिमाई कुर्बानी जो कि लोग आते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं और वो गोश्त ले जाते हैं। और कराची शहर के अंदर कोई 25 से 30 हज़ार हम भी कैलकुलेट नहीं कर पाते, ना उसको सेंट्रलाइज मैनेज कर पाते हैं। हम इन कुर्बानियों को जितना मुमकिन हो सकता है हम निचली सतह पे मुंतकिल करते हैं और गली मोहल्लों की सतह पे उसको परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा काम है। और आपके कारकुनान आते हैं, घर जाते हैं। एग्जैक्टली वही हो। अच्छा, दूसरा जो सिलसिला होता है वो वक्फ कुर्बानी का होता है कि जो अपनी कुर्बानियाँ हमें देते हैं और हम उसको परफॉर्म करके मुख्तलिफ आबादियों में और देहातों के अंदर उस गोश्त को पहुँचाने का इंतज़ाम करते हैं। तो हमें इसमें भी परसेंटेज वाइज इन दूसरी
इनकी दोनों की फिगर अलग-अलग मौजूद है हमारे पास। अच्छा, तीसरा इजाफा जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कि जो स्किन हम जमा करते हैं, तो इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक अगर हम पहले थे तो हमारा हर साल 20 से 25% इजाफा जो है खालों के कलेक्शन में वो होता जा रहा है। और आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कराची के अंदर जो हालात थे ज़ाहिर है कि उसका भी असर पड़ता था। हमने वो तासुर को चेंज किया है, जब बोरियों से लाशें मिलती थी तो हमने उस बोरियों के अंदर खालों को मुंतकिल किया। और आज भी अलखिदमत का देखिए खासा है, अलखिदमत खालों के कलेक्शन के अंदर पायनियर है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये काम को शुरू किया था और फिर वो गली मोहल्लों के अंदर आगाज़ हुआ। और आज मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो इसको एक रिवायत के तौर पे अपनाते हैं। जब आपने कहा कि 5 साल पहले जो खालों के रेट तो तकरीबन कचरे के रेट में हो गए थे, 100 रुपये की गाय की खाल और 50 रुपये की बकरे की खाल, और कराची की कचरा कुंडियों में मैं और आप गवाह हैं कि खालों के ढेर लग गए थे। तो अलखिदमत ही मौजूद थी कि जिन्होंने उस खालों की हुर्मत का ख्याल रखा और अपने जो है वो वसाइल को बरकरार लाते हुए उन खालों को मंडियों तक पहुंचाया। और ये आप देखें कि कितना बड़ा लॉस था कि अगर वो खाली वो तो माजी की कहानी है, वो माजी की कहानी है। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, करंट पे आ जाए। आप करंट पे आ जाए तो आप माशाल्लाह हेड है आप पूरा कुर्बानी की उसके। जी। तो पूरे शहर के अंदर, मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर आपका ऑपरेशन है ना? जी, पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन है। तो इस ऑपरेशन में ये है कि आपके पास कैलकुलेशन अभी तक तो मेरे ख्याल नहीं आई होगी। आज शायद मेरे ख्याल या कल हमें पता चले कि गाय की, मैं तो अभी सोलर पर हाथ से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा हूँ। गाय की टोटल कितनी आई, बकरे की कितनी आई, ये फिगर इंशाल्लाह हम आपको दे देंगे। लेकिन हमारी जो तादाद है वो 1.5 लाख के करीब जो है गुज़िश्ता साल भी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हम इसके अंदर हमारा इजाफा मौजूद है। तो फिर इंशाल्लाह कैलकुलेशन आ जाएगी तो बिल्कुल शेयर कर। मैं भी कहना चाहते हैं कि कुर्बानी ज़्यादा हुई है, बिल्कुल महंगाई के बावजूद बिल्कुल हुई, हमारे आदाद और शुमार के मुताबिक तो हुई है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मुस्तनद इदारों की जो रिपोर्टें आ रही हैं वो रिपोर्टों के बहुत बड़ा फ़र्क मौजूद है। अब तो जाहिर है कि रेहान भाई उसको वाज़ेह कर सकेंगे कि गुज़िश्ता में और इसमें उनके जो स्टेटिस्टिक्स उसमें तो थोड़ा 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता लगेगा। जी जनाब अब्दुल गफ़ार साहब, आप अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। क्या सूरत है? अल मुस्तफ़ा भी तो काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर का काम कर रही है, इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला भी चल रहा है, तो क्या सिलसिला है? क्या पिछले साल के, यही सवाल जो मैंने सरफराज साहब से किया है कि क्या कुछ इजाफा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल इसमें इजाफा हुआ जैसे उन्होंने बताया। और अल मुस्तफ़ा सोसाइटी पूरे पाकिस्तान में, पूरे 4 सूबों में और आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह ये तो काम कर रही है। हाँ, मैंने खुद भी देखा भी था, कराची में भी है, अंदर सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, कश्मीर में भी है, और मतलब कि आप अल खिदमत को फुल टक्कर दे रहे हैं। ये वेलफेयर काम है तो इसमें टक्कर नहीं, जितना जो बढ़ के कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह 45 साल हो गए, आप खुद देखते हैं आज ये साहब सरप्राइज में यहाँ हॉस्पिटल भी है, यतीम खाने भी है, शेल्टर होम भी है, मदारिस भी है। नहीं, हकीकत है कि एम्बुलेंस सर्विसेज भी है। मेरा ख्याल है कि आलमगीर हो गए, आप हो गए, सिलानी हो गए, ये इन जगह की रफाई काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं सलूट करता हूँ यार अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह से जैसे इज्तिमाई कुर्बानी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हज़ारों की तादाद में कराची में भी हुई और पूरे मुल्क में भी हुई। इस तरह से वक्फ कुर्बानी है, लोग वक्फ मुल्क से मैं समझ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी बाकायदा शरई तौर पर उनकी जिस तरह कुर्बानी में इजाफा हुआ, कमी हुई, ये बताइए। इजाफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज़ में? गाय में, बकरे में? ओवरऑल हमारे यहाँ तो इज्तिमाई जो होती है कुर्बानी वो गाय की होती है ज़्यादातर, बकरों में तो बहुत कम होता है। बकरे तो आप लोग फरोख्त भी तो करते हैं ना? वो सदके के बकरे होते हैं। हाँ, नहीं सदके के अलावा बकरीद में नहीं करते आप लोग? बकरीद में कोई आता है तो वो फिक्स किया है रेट, आप लेके चले जाएं उसमें। ऐसी कुर्बानी भी ऐसी है, अगर कोई गाय लेके चला जाता है तो गाय लेके चला जाता है, इसके हिसाब से जो फिक्स होता है। क्या कुछ फिगर है आपके पास, कितने गाय की, कितने बकरे की, क्या आया? गाय तकरीबन 3000 से ज्यादा हमारे यहाँ कुर्बानी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। बकरे और दोनों चीजें मिला के 3000 कम नहीं हुई? तकरीबन हमारे यहाँ जितने ही नेटवर्क इतने ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3000 हुई, तो लास्ट ईयर क्या हुई थी? लास्ट ईयर से थोड़ा सा 10-15-20% से इजाफा हुआ है इस मरतबा। हुआ है इजाफा? कुर्बानी खालों में भी इजाफा हुआ है। हाँ। जिस तरह से हालात भी अच्छे हो गए, रेट भी थोड़े इस मरतबा अच्छे हुए हैं। हाँ। तो कोशिश भी करते हैं। और उन दिनों में जैसे उन्होंने बताया कि हालात जिस वक्त कराची के ख़राब थे, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा आपके सामने देखते थे कि बोरियों का ज़माना था, तो मुस्तफ़ा ने कभी किसी टसल नहीं ली और अपने बाइज़्ज़त तरीके से अपने कारकुनों को इस्तेमाल रखा और उसको कलेक्शन करते थे। पूरे साल भर खिदमत आपके सामने कराची में जो हो रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन खाल की जो बात करते हैं तो आप लोग खाल जब मिलती है तो आप चूंकि इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं तो खाल तो आपके काबू में ही होती है, घरों वाले से भी कलेक्ट करते हाँ, हैं? इज्तिमाई तो बहुत कम होती है ना, इज्तिमाई के अलावा तो बाकी तो ज्यादातर हमारे जो लोग इलाकों में यूनिट हैं, लोग मौजूद हैं वहाँ पर, वो घरों से फोन करते हैं और हमारे कारकुन वहाँ से जाते हैं। फिर उसको आप लोग किस तरह सेव करते हो? वो हमारे यहाँ तो वेंडर से टेंडर करते हैं, वेंडर जो भी रेट हाई होता है उसको दे देते हैं, और मुख्तलिफ सेंटर बनाए हुए हैं। गुलशन इकबाल हमारा बैंक सेंटर है, वहाँ जमा होती है और वहाँ से वेंडर के ट्रक जो है वो हर घंटे बाद जो है वो उठाते रहते हैं जी। अच्छा, उसमें ये होता है कि जनाब के आप ये देखें कि गाय फिर आपके ऊँट भी आप खा लाते हैं? बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन बात वही होती है कि क्या कितनी खालें जब आपको कलेक्ट करते हैं तो कितने % खालें कारामद होती हैं, कितनी रिजेक्ट हो जाती हैं? वो उसमें फाइनल जो वेंडर के पास जाती है उसमें सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें जो डिफेक्टिव होती है वो बता देते हैं कि इतनी डिफेक्टिव है, इतनी खराब है, लेकिन बहुत कम % होती है, 5-7% मेरे ख्याल से होगी। बाकी तो टेनरी वाले बैठे हुए आपसे एक्सपर्ट हैं, वो तो हर खाल को रिजेक्ट कर देंगे ताकि रेट कम हो जाए। तो आप उनकी बात ना करें, आप अपनी बात। लेकिन वो 5-7% ऐसी होती है जो कट लगी हुई होती है या कोई बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, मतलब वरना तो बर वक्त हर साल यही होता है, 5 से 10% साल यही होता है रिजेक्ट और होता बर वक्त हम उनको वेंडर हमारे रास्ते में रहता है, जैसे ही खाले एक ट्रक का सब जमा हो गई वो फौरन आके उठा के ले जाते हैं। उली तो जाता है, लेकिन बात ये होती है कि जो खाल जो डिफेक्टिव होती है क्या वो कट लग जाती है, कसाई उसको लापरवाही से उतारता है? आप पता है कि उसमें आपको जो कसाई कम होते हैं दिनों में, लोग सस्ते के चक्कर में वो पकड़ लेते हैं लोगों को और वो फिर अनाड़ी होते हैं, वो कट भी लगाते हैं, खराबी करते हैं इसमें। और बहुत सारी कोई खाल ऐसी होती है कि जो कहीं ऐसी जगह कुर्बानी करके डाल दी, उन्होंने फोन नहीं किया, इतला नहीं किया, धूप में पड़ी रही, वो खराबी हो जाती है। लेकिन वो 1-2% मतलब ये कि इस दफा सुकून के साथ आपने खाल जमा की, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये महंगाई के बावजूद ये 5 से 10%, 15% इजाफा हुआ। इजाफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है नाज़रीन, बात ये गुफ्तगू सिलसिला जारी है। आज हम ईद उल अज़हा के बाद जो कुर्बानी का अमल कंप्लीट होता है, चौथा दिन है, तो हम इसी भी बात कर रहे हैं कि जनाब कि जानवर तो कुर्बान हो गया, लेकिन अब उस पर मुल्क की मईशत जो है वो रवाना है, तो उसी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू के सिलसिला जारी है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ लीजिए। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ईद उल अज़हा में कुर्बानी के जो अमल था वो तो हम गुजार चुके, चौथा दिन आज मौजूद है और शरई तौर पे भी ये 4 दिन तक जो है कुर्बानियाँ होती हैं। अब वो कुर्बानी का, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि कुर्बानी तो खैर सुन्नत इब्राहिमी है, वो साहिब इस्तात लोगों पर वाजिब है, लेकिन जब वो कुर्बान जानवर हो जाता है तो उसके बाद फिर उसकी गोश्त तो मुस्तहीन तक पहुंचते हैं, वो भी सैराब होते हैं जो पूरे साल गोश्त इतना महंगा है, लेकिन कुर्बानी की गोश्त खाने के बाद अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि वो हर को के मतलब ये कि प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद जो उसकी खालें होती हैं वो मुल्क की मईशत पे काम आती हैं। आज हमारे मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं जो कि टेनिस एसोसिएशन से भी हैं, जनाब अल खिदमत प्रोजेक्ट से भी हैं और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से भी हैं। हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं रियान साहब की तरफ ही चलता हूँ। रियान साहब, ये जो पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन है, इस टेनिस एसोसिएशन में टोटल कितने कारखाने हैं? सर ये छोटे बड़े मिला के तकरीबन कमोबेश 250 से 300 जो है स्मॉल मीडियम लार्ज यूनिट्स है ये। ठीक है, इसमें सारे के सारे, इसमें तो लेदर गारमेंट्स वाले भी तो होंगे ना? अब यह है कि सर इसके अंदर जो मेंबर्स मेरे पास है उसी में से कुछ जो है वो लेदर गारमेंट्स के भी हैं, कुछ ग्लव्स के भी हैं, कुछ फुटवेयर के हैं। तो बात वही है कि खाल एक टेनर्स यानी माँ खाल आएगी, उसके बाद ही जो होगा वो होगा। कोई जूते वाला, एक बेटा जूता बनाता है, एक स्पोर्ट्स के वो बना रहा है, एक गारमेंट्स बना रहा है, एक शूज़ बना रहा है, ग्लव्स बना रहा है। तो टेनर्स यानी माँ होगी, टैनिंग होगी, प्रोसेस होगा, चमड़ा बनेगा, उसके बाद आप। लेकिन बात यह है कि अगर ये लोग आपको चमड़ा ना दें तो कहाँ जाएंगे आप? सर पूरा साल मतलब कुर्बानी का तो अच्छा चले, हाँ पूरे साल में मुझे याद है, सॉरी मैं आपको इंटरेक्ट कर रहा हूँ। चलिए कुर्बानी तो अलग हो गई, सही है। अब आप 11 महीने तक आ जाएं जी। 11 महीने में जो जानवर कट रहे होते हैं ना, बिल्कुल कट रहे तो होते हैं। उसकी क्या सूरत हाल होती है? सर वो बहुत इतनी नॉमिनल वो उसमें नहीं होती, क्वांटिटी नहीं होती। बात यह है कि वो चंद एक ही इसकी मिकदार होती है जो आती है। कुछ मेंबर्स हमारे जो हैं वो एफिलिएट हैं, इनके साथ
कसूड़े वालों के साथ जो है आपका स्लॉटर हाउस जो है, तो वो वहाँ पे उनको जो है ना वो मिल जाती है। वैसे मेजॉरिटी इंपोर्ट ही हो रही होती है। अच्छा, खाल हमारी इंपोर्ट भी हो रही है? जी सर। तो हमारे यहाँ मतलब ही कि हम लोग रॉ खाल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, फिनिश करके प्रोसेस करके ही हम कर सकते। फिनिश आइटम पे, फिनिश पे जाएगा। रॉ खाल ऐसी नमक लगा के मैं सोचूं कि मैं एक्सपोर्ट कर दूं तो नहीं कर सकते। नहीं कर तो नहीं सकते, लेकिन क्या कि इस लेदर इंडस्ट्री से पाकिस्तान की मईशत को कितना फायदा होता है? सर एक जमाने में दूसरी बड़ी सनत थी आफ्टर टेक्सटाइल। बिल्कुल ठीक है सर। अभी भी टेक्सटाइल ही है सबसे बड़ी। अभी तो है, तो नंबर 1 तो आपकी टेक्सटाइल ही है। आपके पास है ही क्या एक्सपोर्ट? सेकंड पे हम आते थे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स ये आपके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो आपका हाई हुआ, गैस इलेक्ट्रिसिटी, तो उस वजह से जो है ये अब आज मेरे ख्याल में 3rd या 4th के ऊपर हम आ गए। मैंने सुना था कि लास्ट टाइम मैं गया था काटी, तो वहाँ पता चला था कि पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सर पानी तो हमें पानी की वजह से आप हमें तो मिला ही नहीं है ना सर। लास्ट कोई 5-6 डेकेड से हमारे पास तो पानी लाइन से तो आया ही नहीं है, टैंकर से ही हमने लेना पड़ रहा है। इसलिए कि टेक्सटाइल में जो आपके में भी पानी इस्तेमाल ज्यादा होता है और एक आपके यहाँ पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। बल्क सप्लाई है हमारे। बस इसकी मैंने अंदाजा किया। बात वही है, सिंपल सी बात, आज हम यहाँ बैठे हैं और हम खालों की मतलब कि मईशत में उसके किरदार की बात करते हैं, तो इस वक्त जो पाकिस्तान टेंडरीज एसोसिएशन है जी, उनके अपने मसाइल क्या हैं, उन पर टैक्सेस क्या हैं, किस वजह से इतनी ज़्यादा आप जवाल पजीर हो गए? सर टैक्सेस और उसको छोड़ के बेसिक बुनियादी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास है नहीं। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारे पास नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद आपकी? सर सड़क। हाँ ठीक है। एक बाहर कोई आता है इंस्पेक्शन करने, तो हमारे मेंबर ये दुआ कर रहे होते हैं कि या तो वो अपने मोबाइल में लगा हुआ रहे या वो किसी से फ़ोन पे बात करता हुआ आ जाए, क्योंकि जो रोड के ऊपर से जब तक वो टेंडरी जोन में आता है तो वो 2 मिनट के लिए उसको ये रियलाइज होता है कि यार मैंने किस जगह पे अपना ऑर्डर बना रहा हूँ। स्पेशली कराची की बात कर रहा हूँ, ना सड़क है ना कोई चीज़ है। इवन कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास सेवरेज का निज़ाम नहीं है, हमारा जो वेस्ट है वो भी उसी नाले में जा रहा है जिसके अंदर हमारा ये ट्रीटमेंट वाला पानी जा रहा है, केमिकल वाला। अच्छा नहीं, मैंने भी खुद भी दौरा किया, देखा। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री काटी में बिल्कुल अंडर ही आप लोग आते हैं। जी जी। ये प्रॉब्लम तो मेरा ख्याल है आज का तो नहीं है, 30-35 साल 40 साल से मैं देख रहा हूँ। ये सीवरेज नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं है, तो क्यों नहीं होती सही? सर ये या आपके पास अब तक कोई लीडर नहीं आया टेंडर एसोसिएशन में ऐसा जो काम करवा सके? नहीं सर, काम करवाने की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साहब के बहुत सारे चेयरमैन हैं। हमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी जो एक ग्रांट हमें दी थी, तो उससे हमने जो है अपने एक्चुअली वो ग्रांट हमें मिली थी 3 सड़कों के लिए, और उस फंड को हमने यूटिलाइज करके 8 या 9 सड़कें बनाई हैं। और 2017-18 में जो तूफ़ानी बारिश हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सड़कें आज भी हमारी इंटैक्ट हैं। तो सीवरेज के नाम भी आप लोग करें ना? तो सर सीवरेज का काम, बात यह है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को हमने रिक्वेस्ट की है दोबारा कि हमें जो है ग्रांट दें। कितनी बड़ी बदकिस्मती है नाज़रीन के जो इंडस्ट्री आपको टैक्स कमा कर देती है, मुल्क को ज़र मुबादला ला के देती है, उसका जो हाल है वो इनकी ज़ुबानी खुद भी सुन रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाल पे। जी सफ़ा साहब बताइएगा कि अल खिदमत में जब ये खाल बिक जाती है तो आप लोग बेच देते हैं, फिर इसकी जो इनकम आती है वो रफ़ाई और फलाई इदारों में काम आती है। तो मैं तक कह रहा कि मकसद ये है कि क्या इतना फंड होता है कि पूरे साल चले, या किसी और ज़राए से भी आप लोगों को इंतजाम करने पड़ते हैं रफ़ाई कामों के लिए? जी बिल्कुल। जो खालें जमा करते थे एक वक्त था कि इससे एक बहुत बड़ी आमदन का ज़रिया था, लेकिन मैंने जो पहले ही बात कर रहा था कि बेसिकली खालें जमा करना अब ये एक हमारी एक रिवायत बन चुकी है। हमारे नज़दीक जो है उससे आमदन से ज़्यादा उस कॉज की बड़ी कीमत है कि अगर वो खालें अगर आप जमा नहीं करेंगे तो वो कचरे की जीनत बननी थी और उससे इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अच्छा देखिए, बात यह है कि हम दायरे खिदमत का जो एक बजट है वो तो बिलियंस के अंदर मौजूद है, और दायरे के ये हमारी आमदन। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा वॉलंटियर गली मोहल्लों के अंदर मौजूद है वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर भी, और कहीं कहीं करोड़ रुपए की गाड़ी के अंदर भी, वो इस ईद जैसे एक अहम तरीन वक्त को, अपनी सलाहियतों को, पैसे को खालों पे लगा रहा होता है। जब उनसे पूछा जाता है कि इस खाल की कीमत तो इतनी नहीं है, लेकिन आप क्यों अपनी गाड़ी और अपने कपड़े और अपनी दिन बर्बाद करें, तो वो ये कहते हैं
कि ये हमारे बुजुर्गों की रिवायत थी और ये जज्बा है हमारा। जिस तरीके से अब कुर्बानी का क्या गोश्त आपको चाहिए होता है, नहीं आप बाजार से ला सकते हैं, लेकिन आप उसको उस फरीजे को निभाते हैं, लाते हैं। इसी को हम देखते हुए खाले जो है हम जमा करते हैं। आज भी जाहिर है कि मैं अपने वालिद के साथ भी, मेरा बेटा भी मेरे साथ मौजूद होता है, वो रिवायतें आगे मुंतकिल कर रहे हैं। असल में अब हम आते हैं दूसरी तरफ, ये काम करते क्यों हैं। अब बेसिकली ये काम करने की वजह यही है कि जब हमने काम शुरू किया था, फलाई काम जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हुआ, और इब्तदाई तौर पे फंडिंग के जो ज़राए थे वो खालें ही होती थी। लेकिन इस खालों के बाद से अलखिदमत, ज़ाहिर है कि अलखिदमत पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर है वॉलंटियर बेस्ड में, तो उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है कि हम अपने काम को शुरू किया। अब ये है कि खालों का मामला सिर्फ अब इसलिए नहीं कि हम सिर्फ खालें जमा करें और आगे पहुँचा दें। अब हम इस बात पर आ गए हैं कि खालें जमा करने के साथ साथ एक अवेयरनेस फैलाएं। चूँकि हमने गुज़िश्ता दिनों भी ज़ाहिर है कि हाजी साहब के साथ भी एक सेशन हमने किया था। लेदर रिसर्च सेंटर LRC जो PCSIR का इदारा है, उसके साथ मिलकर हमने बाकायदा जितने स्टेक होल्डर्स हमारे अपने मौजूद हैं, दीगर इदारों के हैं, और अपनी निचली सतह की एडमिनिस्ट्रेशन को भी लाते हैं कि खालों की तरसील और उसको ज़ख़ीरा करने के अमल को कैसे बेहतर किया जाए। अच्छा, उसकी वजूहात क्या है? अवेयरनेस प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम। अच्छा, उसकी वजूहात क्या है? अगर जिस तरीके से रेहान साहब इस बात को सेकंड करेंगे कि सिर्फ कट लग जाना खाल का नुकसान नहीं है, खाल को बर वक्त टेंडरी तक पहुंचाना या नमक ना लगाना भी नुकसान है। अब वो इस तरह नुकसान है कि जैसे जैसे आप उसको डिले करेंगे, खाल को अगर 2 से 4-5 घंटे में नमक ना लगे तो बेसिकली उसमें से जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आती रहती है। मिसाल के तौर पे इतनी सख्त गर्मी है, हाँ, मिसाल के तौर पे कि अगर एक खाल में से 6 लेयर्स निकलनी है, तो अगर आप उसको 6 घंटे 8 घंटे बाद पहुंचाएंगे तो उसमें से 3 लेयर्स निकलेंगी। जो बकिया 7 लेयर्स या 3 लेयर्स जो नुकसान कर रही है, बेसिकली वो नुकसान इस मुल्क का है। वो एक रेवेन्यू, अगर ये बात कर रहे हैं कि कोई 8.67 बिलियन, तो हम इसको सिर्फ इन्हीं खालों पे उस अवेयरनेस के जरिए हम कोई 15 बिलियन से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। खालों में कोई इजाफा ना हो। मतलब ये सिर्फ रिजेक्ट होने की वजह से, नुक्स होने की वजह से नुक्स, यानी ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर खाल की ताख़ीर हो रही है, अगर आप कोई 5 लाख का जानवर ला सकते हैं तो उस पर 200 रुपये का नमक अगर लग जाए तो वो खाल बच सकती है। नहीं, वजह ये क्या है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। खेलों की अहमियत का पता नहीं है, उनके पास अहमियत सिर्फ गोश्त की होती है। एग्जैक्टली, वो खाल कट गया फिर उनका गोश्त में लग जाए। आप ये बताएं कितनी एक अफसोसनाक बात होती है कि आप कोई 10 लाख रुपए का जानवर लाते हैं, थोड़ी देर बाद उसके जो सर है वो कचरा कुंडी के अंदर होता है। यानी ये देख के अजीब लगता है। यानी किसी ज़माने में हमें भी पता है कि गड्ढा होता था और खून की भी हुर्मत का ख्याल रखा जाता था, गटर में नहीं बहाया जाता था, गड्ढे पे ज़िबा किया जाता था ताकि खून उसमें गिरे। और अब जो है वो कचरा कुंडियों के अंदर बड़ी अब तो सड़कों पे की जाती है कुर्बानी, तो सड़कों पे कुर्बानी की जाती है, पानी भी नहीं फेंका जाता, सिर्फ चूना वही वो टाउन वाले आगे कोई आया तो डाल देता। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है सरफराज साहब कि ये जो 8.6 बिलियन रुपीस की बात की, ये 15 बिलियन हो सकता है अगर हम खालों को बर वक्त उसके ट्रीटमेंट करें और उसको उन अदारों के पास पहुंचा दें जहां पर कि इनको जानना है। अगर मैं अपनी बात में थोड़ा इजाफा करूँ, देखिए हमने जो अपना पूरा जो खालों का ऑपरेशन है, हम इसको पूरे शहर से सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जो हैं वो उसको पहुंचाती हैं टेंडरी के अंदर, एक स्टोर के अंदर, और वहां पे बैक वक्त कोई 800 से ज़ायद मजदूर जो हैं मौजूद होते हैं जो कि बर वक्त उसको नमक लगाते रहते हैं। और ये ऑपरेशन हमारा ईद के पहले दिन सुबह से शुरू होता है और आज चौथे दिन रात को वो ऑपरेशन ख़त्म होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, हज़ारों लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। रिजेक्शन कितनी आई? देखिए, रिजेक्शन अभी नहीं आएगी, रिजेक्शन तो बेसिकली आती है बिल्कुल बाद में। लेकिन जब टेंडर कर रहे होते हैं तो उसी वक्त एग्रीमेंट हो जाता है कि 7%, 5%, 3%। लेकिन अलखिदमत का जो हमारा रेट है वो रिजेक्शन का वो बहुत ही कम होता है। ज़ाहिर इसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि जो बात कर चुका हूँ कि अलखिदमत की जो खालें होती है उसमें बरकत मौजूद होती है। बड़ी बात है जी। जनाब अब्दुल गफ्फार साहब, आपके यहाँ कितनी रिजेक्शन होती है? बस वो रिजेक्शन का तो परसेंटेज जैसे मैंने पहले भी बताया 5 से 7%, वही जी हर साल। और बाकी जो इन्होंने बात की जज्बे की, तो आपके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ, जैसे हनीफ तैयब साहब हमारे चेयरमैन भी हैं, अब वो 2-3 साल से तो बीमार हो गए। तो 1983 से जब से ये अलमुस्तफा ने शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों दिन हाजी साहब जो है वो मरकजी कैंप पे मौजूद होते थे। फेडरल मिनिस्टर होते हुए भी उनकी सरकारी गाड़ी झंडे वाली में खड़ी है और वो अपने वहाँ बैठते थे। तो इसका मकसद ये होता है कि लोगों से जरिया मुलाकात का भी होता है, एक राब्ता भी बढ़ता है। एक और बात भी होती है, जब लीडर होता है फ्रंट पे
जब लीडर फ्रंट पे होता है तो जो उसके मुतकदीन होते हैं ना, जी, वो जी। भी साथ साथ फिर चलते हैं। वो एक जरिया होता है कारकुनान से पूरे पूरे राब्ते जज्बा इसी में बढ़ता का। है। और इसमें मैं एक मिसाल भी आपको देना चाहूँ, जैसे आई साहब बैठे हुए थे, ये 85-86 की बात है, एक साहब कोई आए अपने मियाँ बीवी जो गाड़ी में उनकी डिग्गी में रखी हुई थी खाल, उन्होंने आई साहब ने देखा, उनका भी जल्दी से गाड़ी उतारो और इनकी खाल की रसीद दो बना के। उन्होंने आई साहब को पहचान लिया, वो आके बैठे मियाँ बीवी, उन्होंने कहा आई साहब हम आपको काफ़ी दिन से तलाश कर रहे थे, मिल नहीं रहे थे, तो हमारी ये बहन है और इनका ये मकान है, ये हम आपको मतलब अलमुस्तफा को देना चाहते हैं। मकान और बैल, मकान जो है, मकान अच्छा, कि जब तक हमारी बहन जिंदा है ये इसमें रहेगी, उसके बाद ये अलमुस्तफा ट्रस्ट को हम वक्फ कर रहे हैं। तो एक जरिया है ये नेकी का, एक राब्ते का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मकान अलमुस्तफा के ज़ेर इस्तेमाल है, उसमें क्लिनिक भी चल रही है और हॉस्पिटल भी उसमें इंशाल्लाह भी तामीर होगा। तो ये जितने भी ज़राए हैं पूरे पाकिस्तान में कारकुनों से राब्ते का जरिए भी होता है, और एक फरीज़ा है जिसको अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से इसको अच्छा। इस्तेमाल एक बात करते और हैं। भी है, ये तीनों हज़रात इस बात पे इत्तफ़ाक़ होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची एक वाहिद शहर है कि जहां पर के वेलफेयर और रफ़ाई इदारों का काम ज़्यादा है। जी बिल्कुल, चाहे पूरे साल देख लो, चाहे रमज़ान देख लो, चाहे बकरीद देख लें आप, वैसे भी कोई मुसीबत आ गई, सैलाब आ गया या कोई नागानी आफत आ गई, तो सबसे ज़्यादा आपको हमारे रफ़ाई और फलाही इदारे काम करते नजर आएंगे वो कराची शहर में नजर आएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही सही है, है। बिल्कुल। तो बात यह है कि अल मुस्तफ़ा ने काफ़ी अच्छा काम किया, और मैं समझता हूँ कि जो भी 1% भी काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। चूंकि हमारे पास एक सेटिंग की एक महदूद तादाद होती है, वरना मैं तो सबको बुला लूँ और सबको बुला के उनकी कारकर्दगी को दिखाओ। आज भी आपको बुलाने का मकसद हमारा यह है कि एप्रिसिएशन, हम चाहते हैं कि एप्रिसिएशन हो कि ये वो लोग हैं जो कि नजर नहीं आते इस मईशत को फरोग देने में, इसलिए हमने आपको बुलाया था। और हाँ जी, आपने शुरू में एक बात कही थी कि अल मुस्तफ़ा अल खिदमत को टक्कर दे रहा था कि ये फलाही कामों में टक्कर नहीं होती, ताउन होता है। हाँ। और हम बाहमी ताउन के साथ जो है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर में कई प्रोग्राम हम करते हैं, ये हमारे इदारों में आते हैं। और ख़ासकर जिस वक्त जो मौजू हमारा चल रहा है कि खालों के मामले में हाजी हनीफ तैयब साहब भी हमारे ऑफिस, हमारे बाकायदा दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग हो चुकी है। हम उसमें यही ख्याल करते हैं कि किस तरीके से इस खालों की तहसील, इसको ज़ख़ीरे की अवेयरनेस को फैलाया जाए। तो हमारा टक्कर नहीं है, वो अपनी जगह, वो अपनी जगह। एक बात मिसाल कीजिए, मेरे घर पे गाय की कुर्बानी हुई है कि खाल पड़ी हुई है। एक आ गया आपके खिदमत वाले जो कारकुन होते हैं जो मोटरसाइकिलों पे आते हैं कि जनाब खाल दे दें, एक जारी से अल मुस्तफ़ा वाले आ गए, तो उस वक्त एक टेंशन पैदा होती है कि खाल मैं किसको दूं। तो उस वक्त क्या आप बोलेंगे कि अच्छा चले जी आप इस भाई को दे दें? देखिए ये कराची का जो माहौल है ना, वो गुज़िश्ता अगर कोई चंद दिन रहे ना, पहले भी कराची की तमाम तंजीमें मिलकर काम करती थी, बड़े अफ़ाम व तफ़हीम से होती थी, लेकिन एक जो डार्क दौर गुजर गया, इसके बाद ज़ाहिर अभी भी खाले जमा करते हैं। आप ये बताएं कि इस 2013 के बाद कराची के अंदर कोई एक, आप तो सहाफ़ी हैं ना, कोई एक जो है वाकया रिपोर्ट हुआ हो, कोई तनाज़ा हुआ हो? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक होता है कि एक ही जगह अगर रफ़ाई फलाही इदारों के 3-4 बंदे पहुंच गए, तो वो तो शख्स जो है जिसका काल है वो तो बेचारा इम्तिहान में आ जाता है कि मैं इसको देता तो ये नाराज, इसको देता तो वो नाराज। तो कहने का मकसद ये है उस वक्त क्या कोई सेक्रीफाइस होती है। अच्छा चलो जी कोई बात नहीं जनाब, हमारे इंजीनियर साहब गफ्फार साहब को दे दो, या वो गफ्फार साहब को दे दो। ऐसे ही होता है कि जो पहले पहुंच जाता है हम कहते हैं सर आप आइए, ऐसा कोई मसला नहीं है। बल्कि मुझे तो इस बात का भी है कि इंजीनियर साहब भी कोशिश ये करते होंगे कि अगर कहीं इनको मुश्किल हो रही होती है कि अल खिदमत के कैंप पे लाके दे देते होंगे, और ऐसा होता है। मेरे पास कल एक कॉल आई है कि कहीं दूर थे, तो मैंने फिर कहा कि आप किसी मदरसे में दे दें, कोई मसला नहीं। देखिए खाल को पहुंच जाना ज़रूरी है, बशर्त ये कि वो कचरा कुंडी में पहुंचेगी तो उसमें हमारी मईशत का नुकसान है। ये एक खाल का मामला नहीं है, वो इस माइंडसेट का मामला है कि अगर आप एक एक करके खाल बचाएंगे तो आज भी कराची के अंदर हज़ारों खालें ज़ाया होती हैं। अगर आप देखें सिंपल, मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कहता हूँ कि ये अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। आप भी इस मैसेज को करें कि कई लाखों का बेल के साथ साथ कोई चंद 100 रुपए के नमक भी रख लें। अगर कोई थोड़ा ताख़ीर से भी आ रहा है तो नमक लगा के रख दें, तो 1 घंटे बाद भी अगर आएगा तो खाल को कुछ नहीं होगा। खाल को 3 दिन तक कुछ नहीं होगा। लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना। और उसको साए में रखे, बजाय इसके धूप में रखने के, धूप में ज़ाया होती है, साए में रखे उसको, पानी से बचा के रखे, गोश्त वाली साइड के ऊपर उसके ऊपर नमक लगा दे और उसको फैला के रख दे, हवा में रख दे। बेशक मदरसे वाले या कोई इदारा जो है उसको आने में ताख़ीर हो रही है, तो वो एक 100 रुपए का नमक लगा दे। मुझे याद अच्छी तरह 1-2 साल पहले की बात है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ के किस रफ़ाई इदारे के थे, वो बेचारे नमक लेके साथ आते थे। जी सही है। जो खाल कलेक्ट करने आते थे ना,
वो खाल जो कलेक्ट करने आते थे वो नमक लेके आते थे साथ। जब वो खाल उठाते थे ना उससे पहले वो नमक लगा के फिर उसके बाद अपनी टोकरी में डालते थे। तो मैंने देखा कि वो भी खुद भी जो फलाई और रफ़ाई इदारे के कारकुनान हैं वो भी जाते हैं। तो इस दफ़ा जो है मेरे ख्याल पे हर साल की तरह जो है एक चीज़ तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ मुआशी तौर पर महंगाई होने की वजह से ये जो कसाई हमारी जो होते हैं मौसमी जी, ये मौसमी जो कसाई है इन पे काबू करने की जरूरत है बिल्कुल ना। तो इस अब हवाले से उसमें भी मजबूरी है ना बिलाल साहब की, इतने कसाई तो हमारे पास प्रोफेशनल नहीं है ना कराची में। नहीं, प्रोफेशनल के अलावा भी यार अब कि वो- है भी तो मतलब ये कि देखें ना 25,000 30,000 बहुत पैसे 20,000 मांगते हैं, सर बिल्कुल मिडिल ये ईस्ट भी के अंदर भी तो होती है ना, सऊदीया के अंदर होती है, सिंगापुर में होती है, मलेशिया में होती है। ऑर्गेनाइज जो है वो स्लॉटर हाउस बना दे गवर्नमेंट। नहीं देखिए जो ऑर्गेनाइज बना दे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि उसमें माशी तौर पे भी है कि अगर आपके घर में गाय खड़ी जी। है या बकरा खड़ा है, आप उसको लेके जाएंगे, फिर लेने के बाद आप उसकी स्लॉटिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसको घर लेकर आएंगे, एक ले जाने के भी एक मसला आप होता है। जानवर ही मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट को चाहिए अपना थोड़ा सा किरदार अदा करे। इसमें कोई बड़ी- किरदार बात हुई थी आज से 2 साल पहले की बात है कि जो हर इलाके में जो ग्राउंड होते हैं ना बड़े, जी जो खेल के ग्राउंड बिल्कुल, बिल्कुल। उस ग्राउंड को 4 5 6 7 दिन के लिए आप उसको स्लॉटर हाउस बना दें। बिल्कुल बना दें, उसमें ये है कि आप अपनी कुर्बानी जो है उस ग्राउंड एक के अंदर जगह करें। एक ही जगह पे हो। हाँ वहां पर तो उसमें ये होता है आलाइशें जो होती है ना, वो आलाइशें भी इधर से उधर नहीं होती हैं, नहीं वो होती, गलियां खुली भी मिलेंगी, ट्रैफिक का को भी कोई जी। प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को काम करने में काम करना आसानी हो जाएगी जी। कि एक ही जगह पे जाना है। ये कर सकती गली है गली गवर्नमेंट। मोहल्ले घूमने से अच्छा है। देखिए कराची के अंदर अक्सर सोसाइटीज ने ये काम किया है, वो बहुत अच्छे तरीके से कर अच्छे रही तरीके है। से। और देखिए ये बात तो है कि ये काम गवर्नमेंट के ही करने के हैं, करने के। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने का काम है, गवर्नमेंट बिल्कुल करेगा। देखिए हम तो मैं फिर कहता हूँ कि एक ही जगह पे चीज होगी, गोश्त भी महफूज रहेगा, जानवर भी। आप देखें ना कितने वाकयात होते हैं कि जानवर भाग रहा है, रस्सी तोड़ रहा है, गिर रहा है, गाड़ियों का नुकसान, इंसानी जानों का नुकसान, वो एक जगह पे मौजूद हो, सारी चीजें मौजूद हो, कवर्ड एरिया में मौजूद हो, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन लेकिन कल हम ईद ट्रांसमिशन कर रहे थे तो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब भी आए हुए थे और दूसरे अमीर जमात इस्लामी सैफुद्दीन अबूटियर साहब भी मौजूद थे कल प्रोग्राम में। उनका भी ये कहना था कि एक जो हमारा रुझान आया ना, ये गाय को भगाने का घोड़े की तरह, कि रोडों में उसको भगा रहे हैं बच्चे और दूसरे जो है वो शोर कर रहे हैं, उस शोर से वो घबरा के और भाग रहा है। तो ये चीज़ें रुझान गलत है। इस रुझान की वजह से ये होता है कि यह बंदा भी जख्मी हो सकता है, गाड़ियों में टक्कर हो जाती है, अक्सर जानी और माली नुकसान दोनों होता है। ये एक कल्चर जो है हमें कंट्रोल करे, और ये कल्चर कंट्रोल भी हुकूमत ही कर सकती है। जी बिल्कुल जायज़ है। मैं और आप रोकेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। देखिए एनजीओ का काम तो सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है, रेट कायम करना, एग्जीक्यूट करना तो गवर्नमेंट का ही काम है ना। हम ज़ाहिर अवेयरनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट में इस वाले हम ताउन कर भी सकते हैं। एक चीज़ है कि जब ईद उल अजहा आता है ना, तो उससे एक महीना पहले आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि आप भी लोगों को अवेयरनेस दें कि यार आप गाय लाखों रुपए के लेकर आए तो एक नमक जो है ना वो भी साथ रखें। ये आपको भी अवेयरनेस देने की जरूरत है बिफोर 1 मंथ, मतलब ईद उल अजहा से पहले, ताकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता। खैर टाइम की कमी है थोड़ी सी, तो मेरे ख्याल के आखिर चलते चलते मैं चाहता हूँ कि कौम को या हुकूमत से क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या मुतालबत करना चाहेंगे? सर ये कहना चाहूँगा मैं कि गवर्नमेंट जो है वो ईद से तकरीबन 10-15 दिन पहले जो है वो सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, बाय एनी मीन लोगों को भी एजुकेट करवाए। किस हवाले से? कि ये अपना इनकी अलखदमत वाले भाई की मैं बात करूं कि भाई जानवर लेकर आ गया 10 लाख रुपए का, एक 100 रुपए का नमक रख लें, वैल्यू एडेड जो आपकी स्किन है वो बच जाएगी। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंडस्ट्रियल जोन है, जैसे मैं लेदर की बात करूं, जो दूसरे नंबर से आज तीसरे चौथे नंबर पर आ गई, कहीं ऑब्सोलीट ना हो जाए, अल्लाह ना करे, तो उस पर तो थोड़ा सा ध्यान दे दे। तो मतलब कि जो टेंडरीज इंडस्ट्री जो जवाल की तरफ आई, बिल्कुल। उसकी सर वजूहात कुछ वजूहात इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ जो ओवरऑल पूरा जनरे के इस टाइम के ऊपर जो है वर्ल्ड वाइड बिजनेसेस जो है वो स्लम आए हुए हैं, या खालों की प्रोडक्शन कम हो गई। खालों की प्रोडक्शन कम भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म चल रहा है, वेदर गर्म चल रहा है। जी सरफा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें मैं फिर वही कहता हूँ कि ये आवाम के लिए बिल्कुल पैगाम है कि जो अल्लाह ताला ने आपको इस मौके पे इतनी सलाहियत दी है, इतने वसाइल आपको दिए हैं कि आप एक इतना बेहतरीन खूबसूरत जानवर
कुर्बान कर सकते हैं तो उस कुर्बानी के जानवर के तकद्दुस का भी ख्याल रखें, उसकी खाल का भी ख्याल रखें, उसकी आलाइशों का भी ख्याल रखें। और ख़ासकर जो सबसे तकलीफ दे होता है कि उसके जो मुंडे कचरों में और सड़कों पे पड़े होते हैं, मैं समझता हूँ कि उसको बाकायदा दफनाने का इंतज़ाम करें या कम से कम किसी ऐसी जगह पे कि खुली जगह पे ना उसको फेंकें। और खाल का मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं अगर सिर्फ इसी तादाद को आप बर वक्त पर अच्छे तरीके से ज़ख़ीरा करके तरसील हो जाए इसकी बर वक्त, तो आप उसको अपने ज़र मुबादला को दुगना कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही छोटा सा मामला है, नमक लगाएं। अच्छा देखें, इस हवाले से जो आपने बात की कि हम इस पर कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम 1 महीना पहले इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और बाकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू होना चाहिए। अवेयरनेस, इसलिए हुकूमत अगर नहीं कर रही है तो आप लोग तो उसको थोड़ा सा देना, आपके भी ऐड वगैरह भी चलते रहते हैं इसमें। जी इंजीनियर साहब। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे दोनों साथियों ने कहा कि इसमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, नमक लगा के रखें, साए में रखें, पानी न गिरने दें उसमें, और बर वक्त एनजीओ को इतला कर दें। नहीं तो एनजीओ भी तो जैसे कि वो कह रहे हैं ना कि एनजीओ जी इंशाल्लाह उसके उस पर अवेयरनेस प्रोग्राम हम इंशाल्लाह आइंदा साल इंशाल्लाह चलाएंगे इसको, मतलब। और मैं आपके प्रोग्राम तवज्जो से भी अपील करता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं कि वो आइंदा साल जब कुर्बानी करें तो उसमें एहतियात करें कि जी 2-3 चीजें कर लेंगे तो वो खाल की कीमत बढ़ जाएगी और वो आपको जैसे मैशियत में भी और उन इदारों के लिए भी बेहतरी होगी कि जो साल भर इस पैसे से लोगों की खिदमत करते हैं, इलाज मुआवजा कराते हैं, मदारिस चलते हैं, इनसे बहुत सारी चीजें जिस तरह से होती है, तो ये इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। फलाई और रफाई इदारे जो अगर जमा करते थे इसका मतलब वो शौक से नहीं करते, वो उनसे लाजमी बात है अखराजात पूरे करते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात के काम यहाँ तशरीफ लेकर। नाज़रीन, बात यह है कि प्रोग्राम ख़त्म करने से बस यही कह सकता हूँ कि हम एक मिनसल कौम जो है एक लापरवाह इंसान है कि हम लाखों के जानवर लाते हैं, हम उसकी बड़ी खिदमत करते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, सहलाते हैं, बेहतरीन किस्म की ग़िज़ा देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जब वो कुर्बान हो जाता है तो जैसे मेरे भाई सरफराज साहब ने कहा कि उसके जो श्री है, जिसको श्री भी कह सकते हैं कि जो उसका सर होता है हम ऐसे कचरे में फेंक देते हैं, और जो उसकी खाल होती है जो कि मुल्क के लिए तरक्की के लिए एक बुनियादी चीज़ होती है कि उससे मईशत का फ़रोग होता है, उस खाल की भी हम हिफाजत नहीं करते। और हम वो तालीम भूल जाते हैं कि ईसार और कुर्बानी अपनी जगह, लेकिन बहरहाल आप कुर्बानी करते हैं तो उस कुर्बानी की जानवर को इज्जत भी दें कि वो आपके लिए कुर्बान हुआ और अल्लाह की राह में आपके लिए कुर्बान हुआ, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ आपका तक़वा गया, उस गोश्त या उसका खून नहीं गया। तो मेरी भी यही थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगले बरस जिसको जिसको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, इस्तिताअत दे, वो इस बात की कोशिश करे कि जानवर की आफ्टर कुर्बानी है जानवर की, उसकी कुछ चीज़ों को जो है जैसे खाल के हवाले से जो है वो ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और दूसरी बात, उसकी आलाइशें, उसके सर, उसके दीगर पार्ट जो है उसको बराए मेहरबानी ऐसे खुली जगहों पर ना फेंकें जिसकी वजह से फ़िज़ा जो है आलूदा हो या कोई बीमारी के फैलने का खदशा हो। बिलाल इसमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।